माय डियर हकीम इब्न बेतोता, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपका दवाखाना हस्बे मामूल इन दिनों भरपूर रश ले रहा होगा। क्योंकि सर्दियों के इस मौसम में जब शादी ब्याह की तकरीबात ज़्यादा मुनक़्क़िद हो रही होती हैं तो लोगों का रुझान हकीमों की तरफ इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि खाने पीने में बेहतियाती के सबब फक्की वगैरह का हर शख्स मुतलाशी होता है। आपको याद होगा कि हमारा ख़ानदान आपके ख़ानदान के साथ देरीना ताल्लुक़ रखता है। आपके वालिद हकीम तोता फ़ाल वाले मेरे वालिद के गहरे दोस्त थे। वो हमें बताया करते थे कि हकीम तोता फ़ाल वाले रूहानी इलाज में अपना सानी नहीं रखते थे और मरीज़ों के मसाइल मौका पर ही जाकर हल किया करते थे। वालिद साहब के साथ उनकी दोस्ती इसी इलाज मुआलजे की वजह से हुई थी। एक बार अब्बा जी के कान में शदीद दर्द था और कई डॉक्टरों से इलाज कराने के बावजूद अफाका नहीं हुआ तो किसी ने हकीम तोता फ़ाल वाले के बारे में बताया कि वो मौका पर पहुंचकर इलाज फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं। लिहाजा अब्बा जी के कान का मसला उन्होंने नमक की कान में ले जाकर हल कर दिया था। मैं जानता हूं कि आपने अपने वालिद के काम को आगे बढ़ाते हुए रूहानी के साथ साथ जिस्मानी इलाज में भी अपनी महारत का सिक्का मनवा लिया है और लोग आपको हकीम इब्ने बेतोता के नाम से जानते हैं। मुझे वो दिन कभी नहीं भूलते जब मैं अपनी शादी के दिन तय होने पर आपके पास आया था, क्योंकि उन दिनों ब्यूटी पार्लर और जल्दी इमराज के माहिरीन नहीं हुआ करते थे। लिहाजा हकीमों के पास वन विंडो की सहूलत दस्तयाब थी। आपने मेरी हालत से अंदाज़ा लगाकर मेरे लिए खुफिया खाने में पड़ी हुई दवाई की शीशी मुझे पकड़ाते हुए कहा था कि आपकी जुमला बीमारियों का हल इसमें मौजूद है। मैंने आपको तफसीलात बताने की कोशिश की थी कि मुझे दरअसल चेहरे पर दाने निकल आए हैं, लिहाजा मुझे दानों वाली क्रीम की ज़रूरत है। लेकिन आपको चूँकि बहरेपन की वजह से कम सुनाई देता है, इसलिए आपने दानों की बजाय नादानों वाली क्रीम दे दी थी। मैंने आपको समझाने की कोशिश करता रहा कि मुझे जल्दी मसला है, लेकिन सद अफसोस इस मर्तबा भी आपने मुझे जल्दी मसले की बजाय जल्दी मसले वाली दवाई दे दी थी। मेरे बैठे हुए एक नौउम्र लड़के ने बताया था कि वो एक कवाल पार्टी के साथ तालियां बजाता है, लेकिन उसकी हथेली पर एक बड़ा सा दाना निकल आया है, जिसकी वजह से वो ताली बजाने के काबिल नहीं रहा। लिहाजा आपने उसे कोई ऐसी दवाई दे दी थी कि अब वो जगह जगह तालियां बजाकर और लहरा कर लोगों से बातें करता दिखाई देता है। हकीम साहब, मैंने आप जैसा समझदार मुआलिज कहीं नहीं देखा। आपको याद होगा कि एक बार मैंने आपसे अपना मसला बयान करते हुए कहा था, मुझे जिगर की गर्मी का मसला है, इसका हल तो बताएं। तो आपने कोई दवाई दिए बगैर मुझे यकीन दिलाया था कि तुम्हारा ये मसला जल्द हल हो जाएगा। लिहाजा कुछ दिन बाद पता चला कि आपने मेरे जिगर की गर्मी ठीक कर दी है और वो मेरा जिगरी दोस्त जिसे मैं जिगर कहकर बुलाया करता था, वो आपके एयर कंडीशनड दवाखाने में आपके पहलू में बैठकर ठंडे ठार माहौल में हिकमत के असरार और रुमूज़ सीख रहा था। उन दिनों लोग उसे हकीम M.A. जिगर के नाम से याद करने लगे थे और आपको कम सुनाई देने की वजह से बाज़ औक़ात तो दिलचस्प सूरत हाल भी सामने आया करती थी। ख़ास तौर पर मेरे 11 साला छोटे भाई को तो आप जानते ही हैं। जिन दिनों उसकी दाढ़ निकलने लगी थी और वो शदीद दर्द महसूस कर रहा था, तो मैं उसे आपके पास लेकर आया था। मैंने कहा था, हकीम साहब कोई दवा तजवीज़ करें, इसकी तो दाढ़ ही नहीं निकल रही। आपने कोई ऐसी दवाई दी कि 11 साला बच्चे की 3 दिन बाद ही दाढ़ी निकल आई। यूँ टीपू को लोगों ने 11 साल की उम्र में ही सूफ़ी कहना शुरू कर दिया था। मैं हिकमत के साथ साथ आपकी दानिश्वरी का भी कायल हूँ। आपको याद होगा कि एक बार मैंने आपको कहा था मेरा पट्ठा चढ़ गया है, तो आपने मेरा बाजू सीढ़ी के साथ कसकर बांध दिया था ताकि सीढ़ी के ज़रिए पट्ठा आसानी से उतर आए। इस कामयाब इलाज के बाद यकीन करें मेरे बाजू के हालांकि कान भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद पूरा हफ्ता बाजू सुन रहा था। आपके साथ गुजारे हुए वो सब लम्हात मुझे एक फ़िल्म की तरह याद आ रहे हैं। एक बार मैं आपके पास आया, उन दिनों मुझे बहुत भूख लगा करती थी। मैंने आपको बताया कि हर वक्त पेट में चूहे नाचते रहते हैं,
लिहाजा आपने अपने क्लिनिक की पालतू और फालतू बिल्ली को पकड़कर मेरे पेट पर इतने ज़ोर से नचाया कि वो दिन और आज का दिन चूहों ने नाचना ही छोड़ दिया। इसी रोज़ बाला पेंटर आपके पास आया और उसने कहा कि इसे मौक़ों का मसला है, मगर आपने उसे कोई ऐसी दवाई दे दी थी कि अब वो हर वक्त मौक़ों की तलाश में रहने लगा है। आपकी एक खूबी ये भी है कि आप बीमारी की जड़ तक पहुंचते हैं। आपको याद होगा जब 9 उम्री में मेरी आंखें अंदर को धंस गई थी और गाल पिचके हुए दिखाई देते थे, जबकि चलते फिरते मुझे सांस चढ़ जाया करती थी, तो आपने मेरी आंखें, गाल और जिस्म चेक करने की बजाय मेरे हाथों की हथेलियों को चेक करते हुए लंबी आँख भर कर कहा था, मियाँ देखो, इस मशीनी दौर में आप ज़्यादा काम अपने हाथों से करते हैं। और मैंने खामोशी से सर झुका लिया था, क्योंकि गुर्बत की वजह से अब्बा जी मशीनें ख़रीद कर देने की पोजीशन में नहीं थे।